नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम ने राज्य का दौरा किया और 4000 करोड़ की इन परियोजनाओं को लॉन्च किया। इन योजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पर्यटन और हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी है और इसका समग्र विकास देश की प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़कर एक्ट फास्ट दृष्टिकोण अपनाया है और इसी के तहत आज 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई हैं। इस बयान का आशय यह है कि सरकार अब योजनाओं को तेज़ी से ज़मीन पर उतारने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्किम जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जहां सैकड़ों पक्षी और तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए मजबूत कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रही है। जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की। पीएम ने एक्स हैंडल पर लिखा कि इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। आज मोदी राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने 4000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच और भेदभाव की लगातार कोशिश हो रही है, तब आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन करा दिया। वहीं वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्च की शुरुआत से ही लगभग बंद पड़ा है, जिससे दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। तेल और गैस की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और देश सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इस बीच हॉर्मुज से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत से जहाज पानी में एंकर डाले खड़े हैं और वहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी फ्रांस की CMA CGM का एक कंटेनर टैंकर दिखाई दे रहा है। वीडियो में आगे दिखता है कि हॉर्मुज में कई बड़े और छोटे जहाज पानी के बीच खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में इंतजार कर रहे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान में स्ट्रेट से आवाजाही पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर रखी है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी और कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। आज सुबह एक विशेष विमान के जरिए उसे दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट लाया गया। सलीम डोला को हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था। डोला दुबई और तुर्की जैसे देशों में छिपकर भारतीय युवाओं तक ड्रग्स पहुंचाने का सिंडिकेट चला रहा था। तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसके बाद डोला को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। अब खुफिया एजेंसियां दिल्ली में उससे पूछताछ कर रही हैं। इसके बाद उसे मुंबई पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। डोला के तार सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े हैं। वो भारत में ड्रग सप्लाई का एक बड़ा चैनल संभाल रहा था। सलीम डोला का नाम ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क में बहुत बड़ा माना जाता है,
जानकारी के मुताबिक उसका ड्रग सिंडिकेट सालाना 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला कारोबार कर रहा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से तुर्की से ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में ड्रग माफिया और नार्को सिंडिकेट के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है और इस दिशा में एजेंसियां मजबूती से काम भी कर रही हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार के ड्रग कंट्रोल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत हमारी नार्को रोधी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के जरिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली है। अब वो कहीं भी छिप जाएं, ड्रग सरगनाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े बड़े नामों में शामिल सलीम डोला को आखिरकार भारत लाया गया। उसे दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता रहा है और लंबे समय से ड्रग तस्करी के धंधे में वो सक्रिय था। सलीम को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया, जहां से खुफिया एजेंसियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने का मुद्दा अब देश की राजधानी की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस विषय पर गहन चर्चा और विपक्ष की घेराबंदी के लिए दिल्ली विधानसभा में एक विशेष सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां बीजेपी ने विपक्षी दलों पर देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने और उनके विश्वास को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा के इस विशेष सत्र में बीजेपी विधायक एक अलग ही अंदाज में नजर आए। सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए सभी बीजेपी विधायक अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे, जो लोकसभा में आरक्षण बिल पास न होने के लिए उनके विरोध का जरिया था। विधायकों ने नियम 2080 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते समय भी इस पट्टी को नहीं हटाया। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य इस सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करना और विपक्ष के अड़ियल रुख के खिलाफ सदन में एक निंदा प्रस्ताव पारित करना है। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आज स्वाति मालीवाल दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंची। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो देश में ऐतिहासिक काम किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा से जुड़ी हूँ। मैं बीजेपी में किसी मजबूरी से नहीं आई। मैं बीजेपी के कामों में बहुत वर्षों से दिलचस्पी रख रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूं। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई। मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूं और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफी सपोर्ट था। तो मैं आज बहुत इमोशनल हूं। ये मेरे लिए एक बहुत जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं काफी इमोशनल भी हूं। आज मैं यहाँ पे आई, अध्यक्ष जी थे, कमलजीत जी थी, सब लोगों ने मुझे अपने परिवार में आने का मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर बीजेपी लीडरशिप। और मैं दिल्ली के लिए अब जी जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई हूं। अब क्योंकि भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखी थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा था। सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी थी, पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। दिल्ली वासी जो मूल व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे थे। अभी पिछली 2 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफी काम करने की कोशिश करी है। अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशांत कुमार की आगामी सद्भाव यात्रा की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत 3 मई से राज्य भ्रमण की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक चंपारण की धरती को चुना है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य
कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना और ज़मीनी स्तर पर समस्याओं का निस्तारण करना और उन्हें समझना है। जेडीयू के अनुसार ये यात्रा न केवल निशांत का राजनीतिक डेब्यू है, बल्कि ये आने वाले दशकों के लिए बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को भी तय करेगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि निशांत की इस यात्रा का नाम उन्होंने खुद सद्भाव यात्रा चुना है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से होना विशेष राजनीतिक संकेत देता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपनी अधिकांश बड़ी यात्राओं का आगाज़ यहीं से करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि निशांत की इस खास यात्रा की शुरुआत 3 मई चंपारण से होगी। यात्रा के पहले 2 दिन यानी कि 3 और 4 मई को निशांत पश्चिम चंपारण के बगहा और बेतिया का दौरा करेंगे। इसके बाद 7 मई से उनकी यात्रा वैशाली ज़िले में प्रवेश करेगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी के सारे संस्कार और गुण उनके पुत्र निशांत कुमार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो चंपारण की धरती से निशांत कुमार की ये यात्रा शुरू होगी। 3 मई से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सद्भाव यात्रा निशांत कुमार निकालने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस यात्रा की 3 मई से शुरुआत करेंगे और माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को इस यात्रा के माध्यम से एक नई दिशा देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में 1 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालांकि बाद में सज़ा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का समय दिया गया है। इस मामले में बाकी 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मामला 4 जुलाई 2019 का है। उन्होंने NHAI के सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश छेड़ेकर को मुंबई गोवा हाईवे चौड़ीकरण के काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। सड़क की खराब हालत और जलभराव को लेकर वो नाराज़ हो गए। राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ डाल दिया, उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। उस समय नितेश राणे कांग्रेस में थे, अभी वो बीजेपी में हैं और महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री हैं। तो 29 आरोपी इस पूरे मामले में बरी कर दिए गए। बीजेपी मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सज़ा यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुनाई। हालांकि बाद में सज़ा पर रोक लगाकर उन्हें कोर्ट में अपील करने का मौका दिया गया। इस पूरे मामले में 29 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। तो मुंबई गोवा हाईवे पर NHAI इंजीनियर पर कीचड़ उन्होंने फेंका था, जिसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और 1 महीने की सज़ा उनके लिए मुकर्रर की गई, जिसको बाद में रोक दिया गया, यानी सज़ा पर रोक लगा दी गई और उन्हें 1 महीने की मोहलत दी गई है अपना पक्ष रखने के लिए। वहीं मुंबई के मीरा रोड में एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड से उनका धर्म पूछने के बाद चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने एक निर्माणाधीन इमारत के पास तैनात गार्ड्स को कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने मना किया तो आरोपी ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। घायल गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह हमला पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले जैसा है। वहाँ भी आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछा था, कलमा न पढ़ने वालों को गोलियां मारी थी। मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र ATS इस घटना को आतंकी हमला बता रही है और ATS ने बताया कि आरोपी साइंस ग्रेजुएट है और कई साल तक अमेरिका में रहा था। अमेरिका में नौकरी नहीं मिलने के कारण वो 2020 में भारत लौट आया। मीरा रोड में अकेले रहकर वो ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देता था। माना जा रहा है कि अकेलेपन के दौरान आरोपी इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी बन गया। एजेंसियां अब उसके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उसका सीमा पार किसी हैंडलर से सीधा संपर्क था। जांच एजेंसियों ने आरोपी के घर की तलाशी भी ली। तो देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। गर्मी के असर को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तैयारियां मजबूत करने को कहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ इससे पहले 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को सबसे ज़्यादा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा तापमान 18 अप्रैल 2025 को 46.3 डिग्री सेल्सियस था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जो पिछले 10 साल के दौरान सबसे ज़्यादा है। इससे पहले एक दशक में यहाँ इतना तापमान दर्ज नहीं हुआ। जैसलमेर और खजुराहो के अलावा देश के कुल 6 शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस या उसके पार रहा। इसमें बाड़मेर 46 डिग्री सेल्सियस, वर्धा 46.5 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 46.6 डिग्री सेल्सियस और अकोला 46.3 डिग्री सेल्सियस शामिल किया गया। तो दिल्ली में बसों में ठंडा पानी रखा जाएगा, जबकि बस स्टॉप पर मुफ्त ठंडा पानी और ORS मिलेगा। देश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से नाखुश हैं, क्योंकि इसमें ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस बात नहीं की गई है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक उनके प्रस्ताव का फोकस पहले युद्ध को रोकने और फारस की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर था, और ईरान का तर्क है कि परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा और अलग विषय है जिसे शांति बहाली के बाद देखा जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन उसे ईरान की देरी करने वाली रणनीति मान रहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद ट्रंप ने अपना शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ विस्तार से चर्चा की। फिलहाल स्थिति डेडलॉक वाली बनी हुई है। इस तरह का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई कम हो गई है। वहीं मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के करीब 20 ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले कुछ दिनों से सीमा पर लगातार झड़पों और रॉकेट मामलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। IDF के अनुसार इन हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और कमांड सेंटर थे। सेना का कहना है कि ठिकाने इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों पर हमले की साजिश रच रहे थे, जिन्हें समय रहते नष्ट करना जरूरी था। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह की ओर से कई बार रॉकेट और मिसाइलें दागी गई, जिससे नागरिक इलाकों में खतरा बढ़ गया है। इसी के जवाब में ये सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई की गई। हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनी गई और धुएं के गुबार उठते नजर आए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक हताहतों की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।